नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आज मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान जो ये आपको बताएंगे कि आप खुश कैसे रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बताने की क्या ज़रूरत है, हर कोई तो खुश है, बात तो ये भी सही है, लेकिन आज मैं बात कर क्यों रही हूँ ये बताने के लिए खुद डॉक्टर अंशुमान कुमार मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जब भी मैं डॉक्टर का नाम सुनती हूँ ना, मेरे दिल में बात आती है, काश ऐसा दिन आए जब डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। आई नो ये आपको बुरा लग रहा होगा, ये क्या सी बात है भाई, डॉक्टर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो हमारा क्या काम होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ, आप मतलब इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे मैं क्या मीन कर रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा दिन आ सकता है कभी? देखिए, आपका डर लाजमी है और आज से नहीं, बहुत एक पुरानी मूवी थी जिसमें शम्मी कपूर फादर के रोल में थे। उनकी बेटी को मोहब्बत हो जाती है किसी से। जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलने आता है, शम्मी कपूर पुलिस में थे, तो कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शम्मी कपूर का डायलॉग है कि देखो भाई, डॉक्टर, पुलिस वाले और वकील से मिलकर कोई कभी खुश नहीं होता है। तो ये आज की नई विडंबना बहुत सालों की है, लेकिन आपकी बात सही है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं ये बताऊं कि डॉक्टर का लिटरल मीनिंग, ये शब्द निकला था डॉसियर, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब था शिक्षक, टीचर। पहले डॉक्टर समाज के शिक्षक हुआ करते थे, टू कीप द पीपल हैप्पी एंड हेल्दी। और कोई बीमार हो जाए तो इलाज भी कर दे। लेकिन रोल रिवर्सल हो गया। आज डॉक्टर का मतलब लोग समझते हैं चिकित्सक, जो कि सच्चा मतलब नहीं है। और मेरी फिलॉसफी है, मैं मानता हूँ, इसमें विश्वास है मेरा, उस दिन मैं अपने आप को सफल चिकित्सक मानूंगा जिस दिन भारत में डॉक्टर और अस्पताल की ज़रूरतें कम पड़ने लगेगी। ऐसे भी मेरा ये मानना है कि जिस देश में अस्पताल, पुलिस चौकी और अदालत बढ़ने लगे, वो देश विफल माना जाता है। ये सच आपने कहा है। नहीं, मुझे एक बात और भी बताइए कि ये होगा कैसे, क्योंकि देखिए लोग ये सुन रहे होंगे कि भाई हम बात कर रहे हैं हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, लेकिन जितना रेशियो बढ़ चुका है ये एक चिंता का विषय है। आज चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो। सर पहले ज़माने में बच्चों को कहाँ ज़रूरत पड़ती थी, आज तो बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रही है, चश्मा लगाया जा रहा है। ये होगा कैसे? इसके लिए ज़रूरत है 3 स्तर, व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर और गवर्नेंस के स्तर पे, तीनों स्तर पे काम करने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर पे अज्ञानता प्रचुर मात्रा में समाज में है। जो दिखाया जाए एडवर्टीजमेंट में समझते हैं ये सच है, विज्ञान की बात नहीं हो रही है। जबकि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। अब ये वैज्ञानिक सोच लाने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा विज्ञान को। विज्ञान ही सत्य है और उसमें लॉजिक और रेशनैलिटी की जरूरत है। अंधाधुंध अब क्या हुआ, खाना खराब, वायु खराब, जल खराब, आपका रहन सहन खराब, जीवन शैली खराब, बीमारियां होंगी। व्यक्तिगत स्तर, इसको सुधारने की जरूरत है, विस्तार से भी चर्चा करते हैं। सर आप ये बात कह रहे हैं कि अज्ञानता है, कैसे आप अज्ञानता की बात कर रहे हैं? गूगल के सामने तो सर मुझे लगता है आपके सामने लोग आते होंगे, बताते होंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम जानते हैं। बिल्कुल। देखिए, विज्ञान अगर इतना सहज होता तो विज्ञान की पढ़ाई इतनी लंबी नहीं होती। अगर गूगल ही सब कुछ बता रहा होता। उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है उसको डिकोड करना साइंस बैकग्राउंड के लोग ही कर सकते, जो उसको समझते हैं। लोग आधी अधूरी जानकारी पढ़ के, या कोई बाबा थेरेपी टाइप के लोग भी उस पर अपना इनपुट डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, उसको पढ़ के समझ लेते हैं यही सत्य है, काढ़ा बना के पी लो, ये कर लो। ऐसा नहीं है। विज्ञान बिल्कुल तथ्य पे, प्रमाण पे, प्रत्यक्ष प्रमाण पे चलता है। यही विज्ञान है। इसको करने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर करने की जरूरत है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक से मतलब है प्रदूषण आपके वातावरण में जो फैल रहा है, सामाजिक स्तर पे सामूहिक अंदाज में उसको कम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, प्लास्टिक आप लें। दाशिगम नेशनल फॉरेस्ट श्रीनगर में है, वहाँ एक फॉरेस्ट बॉय, जिसको आप कह सकते हैं 6th पास था, लेकिन 25 साल की नौकरी में उसने कभी भी प्लास्टिक को उस दाशिगम नेशनल फॉरेस्ट में ले जाने नहीं दिया। एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का। तो आप भी कर सकते हैं। अपने समाज में गंदगी कैसे कम करें और स्वास्थ्य ही प्राथमिकता आपकी हो, इसकी डिमांड आप रखें जितने पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास वोट मांगने आते हैं। और गवर्नेंस स्तर पे जरूरी है नीति निर्धारण। हर समय विज्ञान, क्रेडिबल डॉक्टर, क्रेडिबल साइंटिस्ट के आधार पर नीति निर्धारण हो। ब्यूरोक्रेसी से नीति निर्धारण नहीं हो सकती है। ये 3 स्तर पे बदलने की जरूरत है। प्रिवेंशन शुड बी द प्राइमरी एम ऑफ हेल्थ केयर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं
हेल्थ केयर आप कहते हैं, लेकिन कौन सा अस्पताल है सरकारी या प्राइवेट जिसमें वेलनेस सेंटर फुल फ्लेज्ड काम कर रहा हो कि एक स्वस्थ व्यक्ति जाए कहे मैं और कैसे स्वस्थ रहूं, इस पे बात हो। तो अगर हेल्थ केयर कह रहे हैं ये नहीं है तो इसका नाम बदल के कर देना चाहिए सिक केयर। और जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसका नाम करके मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज कर देना चाहिए, क्योंकि वेलनेस की बात नहीं हो रही है। अगर इन सब पहलू को लेते हैं तो जीडीपी का जो परसेंटेज हेल्थ पे खर्च हो रहा है उतनी भी जरूरत नहीं होगी, और भी हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज एक डार्क होल है, आप जीडीपी का परसेंटेज हेल्थ पे बढ़ाते जाएं, आपका खर्च बीमारी के इलाज पे होने लगा। प्रिवेंशन पे अगर काम करें तो हम रेवेन्यू भी बचाएंगे, जाने भी बचाएंगे, और स्वस्थ व्यक्ति की तादाद ज़्यादा होगी। सर एक बात आपने यहाँ पे बड़ी बात कही है वेलनेस की। ये वेलनेस की जो बात आप कह रहे हैं कि वेलनेस सेंटर होने चाहिए, ये वेलनेस सेंटर होंगे कैसे, इस कॉन्सेप्ट पे काम कैसे किया जाए? बहुत आसान है। इंडिया में 6 सिस्टम है, 6 सिस्टम है ट्रीटमेंट स्वास्थ्य से रिलेटेड, जिसमें मॉडर्न साइंस वेस्टर्न सिस्टम आया, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा। अब ये 6 सिस्टम का होलिस्टिक अप्रोच करना है, जिसमें ब्रिज कोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आयुर्वेद के डॉक्टर को पैरासिटामोल लिखना सिखा दीजिए, नहीं। वेलनेस का मतलब ये होता है स्वस्थ व्यक्ति वेलनेस सेंटर पे जब आता है तो उसको मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर देखे, जहां आयुर्वेद की परंपरा है आयुर्वेद देखे, जहां सिद्धा की परंपरा है सिद्धा, यूनानी की परंपरा है यूनानी, और होलिस्टिकली उस व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखने में मदद करें, इस पे बात हो। स्वास्थ्य क्या है इसको समझने की जरूरत है। मेडिकल साइंस मॉडर्न मेडिसिन हमें कहता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य है? नहीं, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद क्या कहता है? सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते। सब कुछ का सम अवस्था में होना। कोरोना के टाइम कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दें, इम्यूनिटी बढ़ाना नहीं है, कम भी नहीं करना है, सम अवस्था में सारी चीजें हो जाए। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न हो, यही स्वास्थ्य है। अगर इसकी बात हॉलिस्टिक हम करें तो वाकई वेलनेस सेंटर बहुत सक्सेसफुल होगा। और ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे विदेशों से लोग वेलनेस प्रोग्राम के लिए आ सकते हैं और कंट्री का हेल्थ रेवेन्यू बदल सकता है सिर्फ वेलनेस से। अपने लोग तो स्वस्थ होंगे ही, बाहर के लोग भी सीखने आएंगे और अपने को स्वस्थ बनाने आएंगे। सर एक बात मैं आपसे पूछूं, आप तो डॉक्टर हैं, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि आजकल के वक्त में लोगों के मन के अंदर ये चीज़ है कि नहीं हम स्वस्थ हों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जो ज़रूरी नियम है वो नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है लोगों की एक वो कहते हैं ना कि जुनून है, जज्बा है कि हम स्वस्थ रहें? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लोगों ने फैशनेबल, ट्रेंडिंग कि अगर हम अच्छे स्टेटस में आ गए तो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, सो कॉल्ड इम्पोर्टेड सामान खाने लगेंगे, समझ लेंगे हम स्वस्थ हो गए। नहीं, बैक टू बेसिक्स। स्वास्थ्य का बेसिक नीड है बैक टू बेसिक्स। आपको वाकई उसी में जाना पड़ेगा। होमोसेपियंस जो हम लोग हैं, जिनके डिसेंडेंट, होमोसेपियंस जिस तरह से रहते थे, हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। इन स्पाइट ऑफ मेट्रो सिटी में, आप दिल्ली में हैं, अपार्टमेंट में रहें, कोई बात नहीं है, खाना रॉ एंड रियल खाइए। इसका क्या मतलब है? रॉ एंड रियल का मतलब ये है कि चावल को रिफाइंड क्यों करना है, आटा को रिफाइंड क्यों करना है, नमक, चीनी रिफाइंड, तेल रिफाइंड क्यों करना है रिफाइंड? एज इट इज सरसों का तेल निकलवा के खाओ। अरे सर, तो यहाँ का सोर्स कहाँ है, कहाँ जाएंगे, कहाँ निकलवाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए डायरेक्ट टू फार्मिंग कहते हैं। डायरेक्ट टू फार्मिंग का मतलब ये है कि आप जो इतने बाजारवाद से होते हुए सामान को पैक घर में लाते हैं, उसकी जगह आप ग्रुप बनाइए, जिसको मैंने कराया है, कई ऐसे ग्रुप हैं जो कर रहे हैं काम। डायरेक्टली फार्मर से अप्रोच कीजिए, बिचौलिए बीच में खत्म हो, बाजार मंडी ये नहीं। आप 10 फैमिली मिलिए, अगर लिंक नहीं हो तो मैं लिंक दूंगा, फार्मर के पास जाइए, अपने ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से प्रोक्योर कीजिए और खा के देखिए। मेरे कहने पे 1 महीने इस बात को ट्रायल लीजिए। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर ना होने लगे, आपको मन से भी अच्छा लगेगा, शरीर से अच्छा लगेगा, आपके पैरामीटर्स, ब्लड पैरामीटर्स बदलने लगेंगे। रॉ, रियल मतलब उसमें एडल्ट्रेशन ना हो। दूसरा, सीजनल एंड रीजनल, जिस मौसम का फल हो, जिस मौसम की सब्जी हो, उसी मौसम में खाएं, और रीजनल खाएं। अगर उत्तरी भारत में रहते हैं, उत्तरी भारत की चीज खाएं। क्यों इंडोनेशिया से कीवी मंगा के आप खा रहे हैं? जितनी दूर फैशन है, ट्रेंड है। एग्जैक्टली, स्वास्थ्य का मतलब अब फैशन, स्टेटस सिंबल कैसे मेंटेन करेंगे?
यही नहीं करना है, वो आपको बीमार बना रहा है। इन चीज़ों का ध्यान करना है। अब इसको अगर करेंगे आप तो आपको लगने लगेगा कि कहाँ हम उलझे हुए थे। स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना सस्ता है, बीमार पड़ना महंगा है। बीमार पड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है आपको। सर मुझे बताइए, चलिए ये एक बात आपने बोली है कि भाई जो खाओ वो रॉ खाओ, प्रिजर्वेटिव्स उसमें नहीं होने चाहिए, मतलब एक शुद्ध खाने की बात आप कर रहे हैं। लेकिन सर मानिए नहीं कोई अगर कर पा रहा है, उस जिसके पास अब नहीं उस तरीके की चीज़ें कि फार्मर्स के पास डायरेक्टली जा पाए या उस तरीके का रिसोर्स नहीं है, वो एट प्रेजेंट क्या करें, तुरंत क्या करें? देखिए, स्वास्थ्य का ना क्विक फिक्स सॉल्यूशन होता नहीं है। सच ये है, जितने घंटे आप मॉल घूमने में लगाते हो, आप जोड़ लीजिएगा पर वीक, जितने घंटे आप मोबाइल पे ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग करने में लगाते हो। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग का मतलब बिहेडेड, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, जस्ट इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे स्क्रॉल कर रहे हैं बेवजह, उस टाइम को जोड़ लीजिएगा 1 हफ्ते, उसको करिएगा महीने, और उतने घंटे का 10% समय मेरी बात कहने पे फार्मर के पास चले जाइए। किसान के पास इतना समय तो दे सकते हैं ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग से बच के। ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेकिन ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है? चलिए, मैं तो आपने बोला लोगों को कि भाई जो अपना ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग है, मतलब जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, उससे बच करके दूसरा काम कर लो तो हम जाके स्वस्थ रहो। लेकिन ये ज़ॉम्बी स्क्रॉलिंग किस तरीके से लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है? श्वेता, इस पर 2 बहुत अच्छी स्टडी आई। न्यूयॉर्क की एक स्टडी थी जिसने दिखाया कि ऑन एन एवरेज हर दिन हर इंसान जितना मोबाइल को स्क्रॉल करता है थंब से, अगर महीने को जोड़ लें तो लगभग 12 किलोमीटर हर महीने इंसान थंब से मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करता है। इतना इंसान आज चल नहीं रहा है पैदल, लेकिन थंब से स्क्रॉल कर रहा है पर मंथ। उसको बीमारी होने लगी। 2 साइकेट्रिक डिजीज है जिसको कहते हैं नोमोफोनिया एंड फैंटम रिंग। मोबाइल फोन, नो मोबाइल फोन, मतलब उसको बार बार फील होता है मेरा फोन कहाँ गया, मेरा फोन कहाँ, बेचैन हो जाएगा। अक्सर होता है। नोमोफोनिया, स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक। फैंटम रिंग, फैंटम मतलब झूठा, रिंग मतलब घंटी। उसको बार बार सुनाई देता है मेरे फोन की घंटी बज रही, कहाँ है फोन? देखा जाके फोन नहीं आया है, कोई फोन नहीं है, फैंटम रिंग। ये क्यों हुआ? हैबिट से एडिक्शन, एडिक्शन से ये बिल्कुल एंजाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर में चला गया। आज 2012 में फ्रेंच न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक टर्म कॉइन किया, डिजिटल डिमेंशिया। मतलब स्क्रीन टाइम के कारण आपको डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब सिंपली आप मत समझिएगा भुलक्कड़पन। डिमेंशिया का मतलब भुलक्कड़पन, एकाग्रता में कमी, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, इनएबिलिटी टू थिंक, नई सोच आप नहीं ला सकते हैं, क्रिएटिविटी जीरो। इन सब को मिला जुला के डिमेंशिया, डिमेंशिया का हिंदी शब्द है, कठिन है, मनोभ्रंश। आमतौर पे 60 साल से ऊपर में बुजुर्ग में जब ब्रेन की नसें सूखने लगती तो डिमेंशिया देखा जाता था। बाद में वर्ड आया प्री सेनाइल डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, मतलब 60 से पहले ही इंसान को भुलक्कड़पन, एकाग्रता में बहुत सारे लोगों में होने लगी सर आजकल, होने लगी। और अब डिजिटल डिमेंशिया जो फ्रेंच साइंटिस्ट ने कॉइन किया, बच्चों में, यंग में, एडल्ट में। अभी आपने फोन उठाया, किसको फोन लगाना था भूल गए, फोन लगा दिया तो भूल गए बात, हाँ भूल गए बात क्या करनी थी। आपने चाबी कार की कहीं रख दी, भूल गए, आपको कहाँ जाना था भूल गए। बहुत सारी चीज़ें हुई। टेक्नोलॉजी को हमें एक लाइन खींचनी थी, टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाना था, टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना था। हुआ क्या? आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बने। होता क्या है, इसमें बहुत थिन लाइन है। अब आप कहेंगे मैं टेक्नोलॉजी के बहुत प्रो हूँ, फेवर में रहता हूँ। अब जमाना आने वाला है सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और दिस इज कमिंग वेव। इसको हम रोक नहीं सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इस जमाने में आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे जब मैं MBBS का छात्र था तो कोई भी रेफरेंस कलेक्ट करने दिल्ली नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी आना पड़ता था। आज अमेरिका में रिसर्च हुआ, नेक्स्ट मोमेंट आपके नेट पे उपलब्ध है। 20 साल बाद ऐसा हो सकता है हार्ड कॉपी किताबें सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय जैसी जगह पे उपलब्ध होगी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मटेरियल होगा। तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पैसिव स्क्रीन टाइम, एक्टिव पैसिव स्क्रीन टाइम में अंतर समझना पड़ेगा आपको। पैसिव स्क्रीन टाइम, आपका सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है फॉर डोपामिन। डोपामिन ब्रेन में एक हेडोनिस्टिक मॉलिक्यूल है। हेडोनिस्टिक का मतलब, हेडोनिज्म मतलब सुखवाद, खुशी के लिए, हैप्पी फील होता है उससे। हैप्पीनेस अलग है, यही मैं समझाना चाह रहा था। हैप्पीनेस मतलब आनंद, हेडोनिज्म मतलब सुखवाद। आनंद एक सतत यात्रा है, मंजिल नहीं है इसमें। सुखवाद एक मंजिल है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, मूवी, पोर्नोग्राफी, सेक्स,
गैम्बलिंग, शॉपिंग, मोबाइल स्क्रॉलिंग, इसमें आता है? ये हेडोनिज्म में आता है। अच्छा। मतलब आपको अच्छा लगा, पीक पे गए, रुके, मंजिल आई, डाउन, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर से वही करने का मन किया, फिर आपने किया। यही है मोबाइल स्क्रॉलिंग। डोपामिन रिलीज करता है। हैप्पीनेस क्या है? सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन कहता है कंटेनमेंट, संतोष। आज मैं आनंद में आजकल लोग दवा लेते हैं, क्यों जी, सर? आज मैं आनंद में हूं, मेरी यात्रा सतत चल रही है। कोई पूछे क्यों आनंद में हूं, वजह का पता नहीं है, आनंद में हूं। ये अंतर समझना होगा। तो सर मैं ये समझ रही हूँ आपकी बातों से कि लोगों को उस कंडीशन से बाहर जा चुके हैं जहां अलार्मिंग सिचुएशन है, ये तो डेंजरस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखो डरने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी सच में बहुत अच्छी चीज है, साइंस ने बहुत अच्छी चीज इजाद की, लेकिन साइंस को भी अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह से डिपेंडेंट मिसयूज बनाया हो जाएगा। जाएगा। ये सच है, ये डिपेंडेंसी इतनी हो जाएगी। हमें सिर्फ कॉन्शियस माइंड को जगाना है, तभी जाके हम सुपर कॉन्शियस स्टेट, स्पिरिचुअलिटी की बात कर सकेंगे। आज इंसान सबकॉन्शियस माइंड से प्ले कर रहा है, और उसके साथ कंज्यूमरिज्म जो एक उपभोक्तावाद है, ये पनपने लगा है। मतलब आपके सोशल मीडिया पे आपके स्क्रॉलिंग के हिसाब से, आपके एल्गोरिथम के हिसाब से एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपको उस तरह से ट्रैप में लिया जाता है। आपको जगना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कीजिए, न कि दूसरों के फायदे के लिए। सर जितनी बातों से आपकी समझ रही हूँ, एक आप ये मान रहे हैं कि इंसान चल फिर रहा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि वो आदमी सोया हुआ है, नींद में चल रहा है। मतलब आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है कि दरअसल जो लोग हैं वो एक्टिव नहीं है, माइंड से इनएक्टिव होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ जाग रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसका पर्पस खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जैसे इंसान नशे में होता है, एग्जैक्टली अभी नशे में है। वो नशा दूसरे तरीके का है, डिजिटल नशा है, लेकिन उससे कभी कोई इंसान डीपली कोई पैसिव स्क्रॉलिंग कर रहा, उसको जगा दो, देखो उसका हाँ क्या हुआ, वो कहीं खोया होता है, एक काल्पनिक दुनिया में था। उससे पूछो कि भाई इतनी बातें यहां हो चुकी, तुम्हें कुछ खबर है? नहीं है, नशे में था। उसको उससे बाहर निकालना है। अगर नहीं निकलते हैं सर, मानिए हाँ। फर्ज करिए नहीं बाहर आए, क्या होगा? इसके लिए थ्योरी है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स की थ्योरी है कि सबसे पहले इंसान को जो चाहता है निकलना, तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई आप एडिक्ट हो चुके हैं इसके। एक्सेप्ट इट। पहला एक्सेप्टेंस अगर आएगा, तभी आप ही का एक्सेप्टेंस चाहिए, घर वालों का नहीं। घर वालों का एक्सेप्टेंस लेंगे तो आप ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड इमोशन में जाएंगे और फिर विरोध करेंगे कि बेवजह तुम टोकते हो। आप रियलाइज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, रियलाइज करने के बाद आप सोचिए कि जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ एंड्रॉयड पे और iOS दोनों सिस्टम पे, ऐप बेस स्क्रीन टाइम वीकली रिपोर्ट आएगी आपके। आप उसको एक्टिव कर दीजिए कि किस ऐप पे आपने कितना समय दिया। उसके बाद उसको डिकोड कीजिए, जिस दिन छुट्टी का दिन हो, फॉर एग्जांपल संडे, सुबह जगिए, आप ध्यान से बैठ के उसको स्टडी कीजिए कि आपने यूट्यूब पे कितना दिया, नेटफ्लिक्स कितनी ज़रूरत थी आपकी। उसको रिड्यूस करके आपको 30% करना है, जितना अभी तक आप कर रहे थे। जिस दिन आपने ये करना चालू किया, बेचैनी होगी, हाथ जाएगा मोबाइल पे, लेकिन वहीं रुकना है। जैसे आपने शुरू किया, आप रियलाइज करना चालू करेंगे जीवन के कितने पल आपने बेवजह स्क्रॉल करके बर्बाद किए। फिर क्या होगा? क्योंकि नशा है, बेचैनी होगी, नींद नहीं आ सकती है, वाईफाई का राउटर सोने से 2 घंटे पहले बंद, मोबाइल का डाटा बंद। अदरवाइज भी मोबाइल सिग्नल के लिए कहा जाता है, अगर बहुत आप इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो बिना कॉल के नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो मोबाइल को अपने सर से सोने समय 1 मीटर कम से कम दूरी कर दीजिए। उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव आपके दिमाग को इरिटेट नहीं करेगा। ब्लू लाइट बंद, फॉर एग्जाम्पल ब्लू लाइट से उसका नाइट लैम्प हो, एलेक्सा का स्क्रीन हो, इस तरह की चीज़ें घर से मतलब बेडरूम से। की बात से एक बात और समझना चाहती हूँ, जो कि आपने बात कही कि भाई मतलब जो फ़ोन की दूरी है वो रात में थोड़ी सी होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर बात करूँ डिजिटल वर्ल्ड की, बहुत सारी नौकरियाँ सर ऐसी हैं जो बिना फ़ोन के नहीं हो सकती। 24 घंटे आपको फ़ोन पे देखना पड़ता है, काम आपका सारा फ़ोन पे होगा। जो अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, बहुत सारी जॉब्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चल रही हैं, वो फिर क्या करें? देखो, ये तो मानने वाली बात है। आज तक धरती पे कोई भी स्पीसीज ऐसी आई नहीं है
जो 24 घंटे काम कर सकती है, एक्सेप्ट कॉकरोच। कॉकरोच के लिए कहा जाता है वो सोता नहीं है। जो ये क्लेम करता है मैं 24 घंटे काम करता हूं, या कुछ बड़े लोग ये भी क्लेम कर देते हैं कि 4 घंटे सोता हूं, गलत है। 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए अगर अच्छा परफॉर्मर बनाना है तो। इसके अलावा 2 घंटे हर व्यक्ति को हर दिन लीजर टाइम चाहिए। लीजर टाइम इवन मोबाइल भी ना हो, इवन आप अपने ना हो। 3 अवस्था होती है इंसान की। अकेलापन, जब इंसान लोनली फील करता है लेकिन उसके दिमाग में 50 थॉट, मतलब मिनिमम 50 से 100 व्यक्ति उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, कहने को अकेला है। दूसरा एकाकीपन, जब ये लोग हट जाते हैं, मैं और मैं साथ होते हैं, मतलब वो इंसान अपने से बात कर रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैं क्यों करूं, एकाकीपन। और तीसरी अवस्था होती है कैवल्य, जिसमें मैं और मैं दोनों विलुप्त हो जाते हैं, शून्य की अवस्था होती है। ये कहते हैं लीजर टाइम। ऐसे ही व्यक्ति क्रिएटिव, इनोवेटिव और रिसर्चर हो सकते हैं जिनके जीवन में लीजर टाइम है, मतलब कैवल्य की अवस्था प्राप्त करते हैं हर दिन। ये चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के हेड सुन रहे हो तो उनको मैं कहता हूं, आप अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम कराना चाहते हैं, उनको कैवल्य की अवस्था में डालिए। देखिए उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, खुद से आएंगे इनोवेटिव आइडियाज लेके, क्रिएटिव आइडियाज लेके आएंगे। ये होता है, करा के तो देखिए एक बार। सर एक बात और आपसे मैं समझना चाहती हूँ, चलिए ये तो आपने एक बात कही, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में देखिए आपने बात की कि सोशल डिटॉक्सिफिकेशन कितना ज़रूरी है। अब इसी बात में अगर मैं बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करूं जिसमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो क्या होगा? बहुत बढ़िया। इसके लिए हर समय एक फॉर्मूला मैं देता हूं, MMMS। 4 चीज़ों पे इंसान को MMS नहीं, MMS। अच्छा, MMMS। पहला M मील। अच्छा, कोई टफ चीज मत बता दीजिएगा, बहुत साधारण। बड़ा लोग सोचेंगे कि अभी आपने रॉ वाला बताया, ये बताया तो बहुत टफ है, कुछ इजी बताइएगा। बहुत आसान बता रहा हूं। पहला मील, मैं बता चुका क्या खाना है, कैसे खाना है, बेसिक खाना है, कब खाना है। ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे के अंदर आपका दोनों खाना हो जाना चाहिए। 2 मील्स ले, दोनों खाना हो जाना चाहिए। कार्ब कम, उससे ज़्यादा प्रोटीन, उससे ज़्यादा फाइबर, मतलब प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा खाना है। नॉन वेजिटेरियन है, ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, खास करके फिश गुड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, अंडा ठीक है, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जो कन्वर्ट होगा गट माइक्रोबैक्टीरिया में, ब्रेन को सेरोटोनिन देगा, हैप्पीनेस देगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट के लिए बढ़िया है। प्लांट बेस्ड फूड में क्यों कह रहा हूँ, गट माइक्रोबायोम, गट के अंदर 30 to 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया है जो हमें स्वस्थ रखता है। इसका नाम है सेकेंड माइंड, मतलब एक माइंड आपका यहाँ है, एक माइंड नीचे है। तो ईटिंग विंडो बता दिया। सोने से कम सोने जाने से 5 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। क्यों? डाइजेशन हो जाए। लिवर मदर ऑफ ऑल ऑर्गन, सारे घर की बत्ती बंद करके, ताला बंद करके, सब बंद करके, सारे ऑर्गन को सुला के लिवर सोने जाता है। सोने के बाद लिवर को 5 से 6 घंटे का रेस्ट चाहिए ताकि अगले दिन के लिए तैयार हो। सेकेंड एम मूवमेंट, मतलब फिटनेस के लिए, मेंटल एंड बॉडी फिटनेस के लिए मूवमेंट जरूरी है। जैसे क्या क्या मूवमेंट करना है? उदाहरण के तौर पे अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बॉस ने डांट दिया, स्ट्रेस हो गया। पहले स्ट्रेस कैसे होता था? जब हंटेरियन कल्चर था, सामने से शेर आ रहा है, अब आप डर गए, स्ट्रेस हुआ, आप क्या करते थे? भागने लगते थे। बॉस ने डांटा, क्यों भागते थे? कॉर्टिसोल सिक्रेट होता था। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो ग्लूकोज बढ़ाता है। बॉस ने डांट दिया, अब ऑर्गेनाइजेशन है, डांट पड़ेगी, डांट पड़ गई, आप वहां से हटिए, थोड़ी देर जंपिंग कर लीजिए। कॉर्टिसोल जो निकला, लोग हंसेंगे नहीं, जंपिंग कहाँ कर लेंगे, कोई कॉर्पोरेट में है और वो सड़क पे थोड़ा जंप करेगा, जहां भी हो जंप कर लीजिए, कल्ट बन जाएगा। हाँ। इससे क्या होगा? कॉर्टिसोल से ब्लड ग्लूकोज जो स्पाइक मारेगा, ये आपका यूटिलाइज हो जाएगा, लिवर में जमा नहीं होगा, फैटी लिवर नहीं होने देगा। अदरवाइज मूवमेंट जो करना है, जिम की जरूरत नहीं है। फार्ब, FARB, क्या करना है मूवमेंट में? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करना है, एरोबिक्स के लिए काम करना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए काम करना है और बैलेंसिंग के लिए काम करना है। 40 साल के बाद आमतौर पे बैलेंस लोगों का खराब होने लगता है, हिलने लगते हैं। अगर पूछिएगा एक एक्सरसाइज बताइए कि फार्ब कैसे पूरा हो जाए, योगासन। अगर योग पद्धति को फॉलो करेंगे तो आपका मेंटल फिजिकल वेलबींग होना ही होना है, स्पिरिचुअल वेलबींग होगा। योग पद्धति कौन सी? अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने कहा था, उनसे जब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? महर्षि पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। तो बोला कि प्राप्त कैसे होगा?
यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रात्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। अगर ये करेंगे फार्म आपको उपलब्ध हो जाएगा। सेकेंड एम। थर्ड एम, माइंड स्टफ, ब्रेन प्रोजेक्शन, परसेप्शन, रिसेप्शन, एवरीथिंग कंबाइंड, माइंड स्टफ, चित्त, मतलब जो हम सोचते रहते पूरे समय, चलता रहता है हमारे अंदर बाहर, चित्त, माइंड स्टफ को कूल डाउन करना है। ये आपका एक समझ लीजिए CPU है कंप्यूटर का या गाड़ी का इंजन है, इसको शांत कैसे, उसके लिए तरीका बताऊंगा। एंड एस, स्लीप, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी है। अगर ये करेंगे, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रेशन। बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपको पानी, सिंपल पानी की बात कर रहा हूं, लेना जरूरी है। कोई भी हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे, हाइड्रेट नहीं होंगे। कैसे पता चलेगा कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर है? पेशाब का रंग हल्का पीला या लाइट या सफ़ेद जैसा, वाटर पानी जैसा हो, ये हाइड्रेटेड है। पीला हो मतलब डिहाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन। नींद बता दिया। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके प्लांट बेस्ड फूड में है, लेमन, सिट्रस, इस तरह के लें। इससे क्या होगा, जो आपने बात कही कि अटैक तो आपके ऊपर हो रहा है हर तरह का, इन्फेक्शन का भी, पॉल्यूशन का भी, हर तरह का, बीमार ना हो। कैसे होगा? बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बढ़ा दें। MMS, हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन। मतलब दुश्मन को, अगर दुश्मन से आपको ये लड़ाई लड़नी है तो अपने पास उस तरीके के स्ट्रॉन्ग वेपन्स रख लें। मतलब अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अच्छा, अब आपने एक बात बीच में कही थी कि भाई कम से कम सोने और खाने के बीच में 5 घंटे का गैप हो। सर, अब बहुत सारे लोग तो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो 12 बजे घर पहुंच रहे हैं। अब 12 बजे अगर वो या खाना खाएंगे 1 बजे, तो अब सुबह 5 बजे तो सोएंगे नहीं, खाते इंसान सो जाएगा। ऐसे लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, जब घर से निकलते हैं तो थैले में खाना लेके निकलिए। बेशक आप काम कितने बजे तक कर रहे हो, खाना शाम को खा लीजिए। घर का खाना लेके आइए। ये मत समझिए खाना सिर्फ घर में खाया जाता है, खाना आप खाते हैं, घर नहीं खाता है। तो खाना ऑफिस में लेके आइए, खाना खा लीजिए, काम करते रहिए। और फिर क्योंकि अब नाइट शिफ्ट है, अब शिफ्ट ड्यूटी, इसमें तो मैं कोई होता नहीं हूँ दखल अंदाजी करने वाला, व्यक्तिगत मसला है, लेकिन खाना तो आप समय पे खा सकते हैं। तो पार्टीज का क्या होगा? अब पार्टीज में जिस तरह से आपने, सर, आप जो रूल बता रहे हैं उस हिसाब से तो लोग पार्टी करना भी बंद कर दें। अब देखिए, मैं तो पार्टी में नहीं खाता हूँ। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं, निमंत्रण देते हैं, क्वेश्चन ये होगा, नहीं, निमंत्रण देते हैं, मैं जाता हूँ, बिल्कुल अटेंड करता हूँ। आप भी ऐसा ही कर लें तो प्लेटें भी बच जाएंगी। तो सर, जो लोग मानिए यंगस्टर्स हैं, भाई पार्टी करेंगे, मानिए घूम रहे हैं, फिर रहे, उनके लिए कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। अब वो हेडोनिज्म है, वही बात हो गई डोपामिन वाली, हैप्पीनेस नहीं है। अगले दिन उनको डिप्रेशन भी होगा और फिर से पार्टी करने का मन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर पार्टी करेंगे। मतलब लेकिन सर, लिमिट में तो हो सकती है ना? लिमिट में हो सकती है और करना चाहिए। उसका कारण ये है कि भौतिकवादिता को जब तक आप जी नहीं लेंगे तो आध्यात्मिक सीढ़ी नहीं मिलेगी। तो भौतिकवादिता को जी लें, एक दिन रियलाइज होगा कि इसमें कुछ नहीं है, तब आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे आप। अच्छा, एक और चीज़, फूड की जो कि हम बात कर रहे हैं, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं सर, कि आजकल के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है जंक फूड। राइट। अगर वो नहीं खाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं। ये थॉट प्रोसेस हो चुका है, इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, ये कंज्यूमरिज्म में हुआ, इसको मैं कहता हूँ फूड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का खाना है ये। जबकि इसको क्या दिखाया गया कि स्टेटस सिंबल, अमीर लोग खाते हैं। अगर अमीर लोग खा रहे होते तो 20-30 रुपए का बर्गर नहीं मिल रहा होता। उसका इक्विवेलेंट अगर कोई खाना आप खाएंगे तो प्रोबेबली 100-150 रुपए का होगा। जैसे घर की बनी रोटी, दाल, सब्जी अगर खाएंगे तो महंगा होगा, अगर सही चीज आप प्रोक्योर करते हैं। हुआ क्या, ये जो खाना बनाया गया इसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड समझ लेंगे लोग, एक क्लासिफिकेशन है, नोवा क्लासिफिकेशन, फूड प्रोसेसिंग का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 3 है प्रोसेस्ड फूड, टाइप 4 अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। खेत से जब कोई भी खाने की चीज निकली और इंसान जब अपने होंठ तक लेके आया, इस बीच ह्यूमन हैंडलिंग, मतलब इंसान के द्वारा कितना उसको मिसहैंडल किया गया, जितना ज़्यादा मिसहैंडल किया जाएगा उतना वो पॉइजन बनेगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या किया गया कि फाइबर निकाल दिया गया, एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन्स निकाल दिए गए। क्यों निकाले गए? पर्पसली। शेल्फ लाइफ
मतलब जो हम खाने को कितने देर तक रख सकते हैं, कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए, ताकि खाना अमेरिका में बने, इंग्लैंड में बने, भारत में ट्रांसपोर्ट हो, भारत में बिग बाजार टाइप के या इस तरह के बाजार में रखा जाए, और उसके बाद आप घर में भी लेके आए, रखे रहे, वो प्रिजर्व रहे। आप नॉर्मल खाना रख के देखें कितने खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। ये खराब होता है फाइबर के कारण। फाइबर निकाल दिया गया। अब जब फाइबर निकाला गया तो शेल्फ लाइफ तो बढ़ गई, लेकिन सेल्फ लाइफ, SELF, खत्म हो, अपनी लाइफ खत्म हो गई उस खाने से। ये तो क्या इसको ये माने कि ये जहर है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इज पॉइजन। 3 कारण, फाइबर निकाल दिया गया, शुगर ऐड कर दिया गया, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट खत्म कर दिया गया। क्या हुआ? गट माइक्रोबायोम पे असर आया, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हुआ, आप बीमार हुए। फैटी लिवर, आप बीमार हुए। हाई शुगर के कारण इंसुलिन स्पाइक हुआ, फैटी लिवर, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कैंसर, बीमारियां कॉमन हो गई। सर उसके बाद इस फूड को आप ऐप बेस मंगाते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना पैक होके आया, अब उसमें थैलेट्स बिस्फेनॉल ए लीच कर गया, आपने खाना खा लिया, थोड़ा बच गया, फ्रिज में डाल दिया, अगले दिन उसी कंटेनर में निकाला, माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर लिया, फिर केमिकल फर्दर लीच हुआ, इनफर्टिलिटी, थायराइड की समस्या, कैंसर। सर आप समझिए कैंसर इसीलिए बढ़ रहा है? कैंसर की तादाद बेतरतीब बढ़ी है। अगर मैं एक लाइन में कहूं, कैंसर बाजार में बिकता है, हम खरीदार बन चुके हैं। इसका क्या मतलब है? आप जितनी चीजें कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं मैंने कभी तंबाकू नहीं लिया, कभी शराब नहीं लिया, मुझे कैंसर क्यों हुआ? आपने बाजार से खरीदा, हाँ, लेकिन आप कहेंगे क्या वो जानबूझ के खरीदे? नहीं, अज्ञानता बस। सर एक बात मैं बोलूं आपको, आपकी बातचीत से जो मुझे एहसास हो रहा है, एक आम आदमी कैसे जिए फिर? क्योंकि वही सामान तो वो बाजार से ही खरीदेगा, और अडल्ट्रेशन तो हर जगह ही है, वो क्या करे? इसमें एक आम आदमी की गलती तो नहीं है, तो क्या करे? बीइंग अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे उससे? बिल्कुल, नंबर 1, बैक टू बेसिक्स। आपकी ज़रूरतें इतनी है नहीं। पूरे दिनचर्या को अगर एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप बेवजह पाल रखे हैं अपने जीवन में, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको हेल्थ ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, दिस ड्रिंक, दैट ड्रिंक की कहाँ ज़रूरत थी? घर में शिकंजी बनाओ यार, शिकंजी पियो, क्यों चाहिए आपको हेल्थ ड्रिंक? इस तरह से जब डिकोड करेंगे, हर फैमिली अपने अपने को डिकोड करे, तो पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें आपने बेवजह कर रखी थी। एक, दूसरा, स्वास्थ्य प्राथमिकता भारत की रही कब? आज अगर आप डिमांड करें कि हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ रहना, बीमारी का इलाज नहीं, स्वास्थ्य दिखना, हाँ, बीमारी का इलाज नहीं, अस्पताल नहीं, स्वास्थ्य प्राथमिकता, तो हमारे पास एजेंसी बनी हुई है, वो स्ट्रिक्ट होगी, और इन दिनों FSSAI काफी स्ट्रिक्ट है, कई स्टेट में छापे पड़े हैं, पकड़े जा रहे हैं लोग। आप डिमांड बढ़ाइए कि एजेंसी का काम है, इंसान का काम नहीं हो, लेबोरेटरी नहीं है हमारे पास कि हम चेक कर पाएं, तो आप डिमांड बढ़ाइए कि हमें शुद्ध खाना चाहिए। आप क्या क्रांति की बात कर रहे हैं? एक क्रांति की जरूरत है कि लोग जिस तरीके से बहुत सारी चीजों के लिए आंदोलन करते हैं, वैसे ही आप क्या ये मान रहे हैं कि एक आंदोलन की जरूरत है ताकि स्वास्थ्य क्रांति हो? इसमें मैं 2 बातें कहूंगा। उस दिन वाकई में खुश हूंगा जिस दिन इतने कल्ट कल्चर बन गए, बाबा कल्चर बना, मैं दुखी हूं इससे। भारत सनातन संस्कृति का देश था, बाबाओं का देश नहीं था। तो इसकी जगह जिस दिन स्वास्थ्य एक कल्ट कल्चर बन जाएगा, मैं वाकई खुश हो जाऊंगा, क्योंकि कोई ना बाबा होगा, लोग अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, स्वास्थ्य का एक ग्रुप बनेगा, कल्चर बनेगा, और ये फैलेगा। एक ये हो जाए। दूसरा, क्रांति में, स्वास्थ्य में क्रांति की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? इसको ऐसे समझिए कि एक गोल दीवार के अंदर, घर के अंदर हम सारे भारतीय अंदर हैं, हमें कुछ नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है हम वही देख रहे हैं। अब 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। समझाने के लिए हम गोल 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 दीवार के बाहर घूमते रहें, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात। क्रांति जिसकी बात आपने कही, दीवार को हम तोड़ दें, लेकिन जब उसकी ईंटें गिरेगी, हम भारतीयों पे गिरेगी ना, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं उन्हीं को डैमेज पहुंचेगा, तो क्रांति भी नहीं होगी। क्या तरीका है? एक एक ईंट को हम निकालना शुरू करें और धीरे धीरे हम अपनी आवाज अंदर डालना चालू करें। आपकी पहल अच्छी है कि पॉडकास्ट के जरिए आप दर्शकों तक पहुंच रहे हैं इस टॉपिक को लेके।
एक एक ईंट को निकालना शुरू करें, 2-4 लोग कान लगाएंगे, फिर कुछ लोग दिखेंगे, फिर ज़्यादा लोग सुनेंगे, फिर धीरे धीरे दीवार हट जाएगी और वही समाज, भारतीय समाज और जो वोकलिस्ट हैं, जो विसल ब्लोअर हैं, सब एक हो जाएंगे और स्वास्थ्य कल्ट और कल्चर बन के निकल के आए। जी अच्छा सर, एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ। आप चूंकि कैंसर सर्जन हैं, आपने जब प्रैक्टिस शुरू की थी और आज के वक्त में वो जो रेशियो है वो कितना बढ़ गया? इसको मैं ऐसे समझाऊं, कुछ लोग समझते हैं कि कैंसर की डायग्नोसिस डिटेक्शन मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण बढ़ी है। थोड़ी ये बात सच हो सकती है, बहुत थोड़ी। सच्चाई ये है कैंसर बढ़ा है। इसको कैसे समझेंगे? पहले मेरे पास जब मरीज आता था तो कहता था मैनपुरी ज़िले से मैं आया हूँ, एटा से आया हूँ, बुलंदशहर से आया हूँ, मतलब एक जनपद का एक मरीज मेरे पास आया। आज क्या कहता है, हमारे रिश्तेदार का आपने इलाज किया था, मेरे पड़ोसी का इलाज आपने किया था। ये कह के मरीज जब वहाँ आता है तो क्या वाकई में इतना प्रसिद्ध हुआ? नहीं, कैंसर बढ़ा, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा और हर कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा, एक कैंसर नहीं। पहले माना जाता था स्तन का कैंसर मेट्रो सिटी का कैंसर है, आज गांव की महिलाओं में स्तन कैंसर कॉमन हो चुका। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का मुंह का कैंसर कॉमन था ही। उत्तरी भारत में माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टमक कैंसर, रेक्टल कैंसर, आंत का कैंसर, मतलब आप सोचो कि कोई भी कैंसर से इंसान नहीं बच रहा है, कैंसर बढ़ा है। अब इसको कैसे रोका कैसे जाए? जितनी बातें मैंने कही, इससे आप जो बीमारियों का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, एक्चुअल में वो बीमारी है नहीं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, डिमेंशिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। मतलब अंदर सेल के अंदर चल रहे तकलीफ का एक आपको प्रतिफल मिल रहा है, आप उसको बीमारी समझ रहे हैं। इसी के लिए मैं हर समय कहता हूँ मॉलिक्यूलर हेल्थ। इंसान लगभग 30 से 50 ट्रिलियन सेल मिला के ऑर्गन बना के इंसान बनता है। उस सेल के अंदर हो रहे बदलाव को अगर हम रोक लें, फूड सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी चीज़ों की जो जड़ है, जितना मैं आपकी बातचीत से कॉन्वर्सेशन समझ पाई हूँ, वो है खाना और नियमित दिनचर्या। अगर हम इन दो चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें तो मुझे लगता है कि जो बीमारियों का एक परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम हो जाएगा, ये सच है। एक और लास्ट सवाल आपसे करना चाहती हूँ सर कि देखिए आजकल के टाइम पे जितना मैं समझती हूँ आपकी बॉडी भी एक सिग्नल देती है, राइट। लेकिन क्या हम ये माने कि हम इतने तनाव में हैं या हम इतने व्यस्त हैं कि हम कुछ देखना ही नहीं चाहते? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बॉडी सिग्नल अगर हम रीड करने लगें तो वाकई हम बीमार नहीं होंगे। अब इसको ऐसे समझिए, कभी भी सुबह मैं कहीं पार्क में कहीं जब जाता हूं तो देखता हूं काफ़ी लोग वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो मतलब ओब्वियसली स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। लेकिन सबको आप देखेंगे पेट पे मोटापा, पेट बहुत निकला हुआ है, इसको विसरल फैट कहते हैं। मतलब अवेयरनेस नहीं है। आप वॉक तो करने गए लेकिन खाना क्या खाया, विसरल फैट बढ़ा, इन्फ्लेमेशन एक ऐसा एलिमेंट है जैसे चोट लगती है तो सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन है एक्यूट, मतलब जल्दी तुरंत हुआ है। और एक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे घर में अंगीठी आपने जला रखी है, उससे एक चिंगारी निकल रही है, आपके कारपेट पे गिर रही है, एक जलना, छोटा छोटा जलना। एक दिन जब आपने कारपेट उठाया देखा पूरा खोखला। शरीर में यही है, छोटे सिग्नल को, छोटी चिंगारी को आपने इग्नोर किया, ये विसरल फैट पे जमा हुआ, इंसान मेल के ब्रेस्ट पे जमा हुआ जिसको गायनेकोमेस्टिया फॉर्म में देखते हैं, लव हैंडल फीमेल का स्पेशली, बट फैट। अब ये सब मिलके इन्फ्लेमेशन करा रहा है, ये आपको सिग्नल दे रहा था, आपने नहीं देखा, आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर, इस तरह की बीमारियां आई। तो हर सिग्नल को बहुत बारीकी से देखिए, दिनचर्या में कोई भी असामान्य लक्षण आए तुरंत जाग जाइए। ये जो बात आपने कही साइन एंड सिग्नल वाली, सर आजकल यंगस्टर्स में बहुत अटैक आ रहा है, ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण, जिम बहुत बड़ा कारण है, हेवी रनर, मैराथन बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। स्प्रिंटिंग एक चीज होती है कि 10-15 सेकंड के लिए दौड़े फिर वॉक करने लगे, स्प्रिंटिंग, ये बेनिफिशियल है। 10 फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज को जोड़ा गया एक स्टडी में, योगा बेस्ट एक्सरसाइज, स्प्रिंटिंग सेकंड, स्विमिंग थर्ड, साइकिलिंग फोर्थ, ऐसे करते करते मैराथन रनिंग
10th, क्यों? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है बहुत जो एक्सेसिव जिम करते हैं, एक्सेसिव दौड़ते हैं उनमें, और ये स्लोली हार्ट के ब्लड वेसल्स को जला के बंद कर देता है। लेकिन सर कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं जिम करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक बैठे अटैक। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ उनके दिनचर्या को डिकोड कराओ मेरे सामने। कुछ लोग स्मोकर रहते हैं, कुछ लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिनकी बात मैंने की ये लेते हैं। इंसुलिन स्पाइक बहुत होता है, मतलब रात में किसी समय खाना ले लेते हैं, मल्टीपल इंसुलिन स्पाइक, सुबह जग के खाना ले लेते हैं। फ्रूट जूस सो कॉल्ड लेते हैं, फ्रूट जूस इज पॉइजन, फ्रूट इज गुड, फ्रूट जूस इज पॉइजन, ये लेते हैं। इस तरह की दिनचर्या उनकी अगर देखेंगे, देखो बिना वजह श्वेता, फ्रेश फ्रूट जूस इज नॉट पॉइजन, फाइबर होना चाहिए। हाँ, मतलब मींस फ्रेश होना चाहिए, शुड नॉट बी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का नहीं होना चाहिए। और फ्रूट जूस अगर ले रहे हैं तो उसमें फाइबर का अमाउंट आप लें, अदरवाइज फ्रुक्टोज पीक मारेगा, इंसुलिन पीक मारेगा, वो आपके सिस्टम को डैमेज करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर करेंगे, डिकोड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ गलतियां आपने की, आज तक की कोई बात नहीं है, आज से जब बदलना जागो है। तब सवेरा। बिल्कुल, आज से बदलना है अपने आप को और स्वस्थ भारत की तरफ बढ़ना है। सर लास्ट टिप जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें शुरू की होंगी और हमको बहुत मुश्किल भी लग रहा होगा कि यार इतनी सारी बातें बता दी, मैं कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो वो स्टार्ट जब अभी की बात मैं करूँ तो वो क्या हो सकता है? शाम का वक्त हो रहा है, सुबह का वक्त हो रहा है, लोग क्या कब शुरू करें, शाम को, सुबह, क्या? जब भी आप शो देख रहे हैं, सबसे पहले किचन जाइए, फ्रिज का दरवाज़ा खोलिए, प्लास्टिक के सारे बॉटलें, बर्तनें निकाल दीजिए। टेफ्लॉन के बर्तन, नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई निकाल दीजिए। रिफाइंड ऑयल निकाल दीजिए। कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करिए। चलिए आगे चलिए। दूध वाली चाय चीनी डाल के पीते होंगे, बुरा लगेगा। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, मानसिक गुलाम बनाया था दूध की चाय पीने के लिए, और पूरे विश्व में कहीं दूध की चाय नहीं पी जाती। दूध की चाय चीनी वाली बंद कर दीजिए। ये तो बहुत मुश्किल बता दिया आपने। आप ब्लैक टी पीजिए। सर कुछ लोगों की तो सुबह होती है चाय से। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा कष्ट होगा, नींबू डाल लीजिएगा चाय में, सर दर्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जिनको चाय पे डिपेंडेंसी है वो चाय के कारण है, दूध के कारण नहीं है। आप चाय नींबू डाल के ले लीजिए बिना चीनी के, बेहतर हो जाएंगे। और बहुत सारी चाय कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बताएंगे अगले प्रोग्राम में आपको। बहुत सारे ऐसे चाय के तरीके मैं बताऊंगा जिसमें चाय नहीं है लेकिन आपको वाकई फ्रेश रखेगा, जिसमें ब्लू टी अपराजिता के फूल से मैं बनाता हूँ, क्रिसैंथेमम टी, लेमन ग्रास टी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको बताया जाएगा। इस तरह से कीजिए। एक्टिविटी करनी है, स्क्रीन टाइम कम करना है, नींद लेनी है, लॉन्जिविटी का कॉन्सेप्ट लाना है। आज एक कॉन्सेप्ट आ गया है क्रोनोलॉजिकल एज एंड बॉडी एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि डेट ऑफ बर्थ से आपकी उम्र कितनी है। बॉडी एज एक मशीन आती है, BIN बेस्ड मशीन है, जिससे ये पता चलता है कि बॉडी का विसरल फैट, हार्ट, मसल, बोन, सारे पैरामीटर को जोड़ के बॉडी एज कितनी है। और मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, मुझे इसमें कोई गिला नहीं है, मेरी उम्र क्रोनोलॉजिकल आज 52 साल में चल रहा हूँ, 52 ईयर्स। मशीन पे मेरी उम्र 32 साल है। इससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि 20 साल आप अपनी उम्र से छोटे चल रहे हैं। कहने का ये मतलब, जो बहुत कमाना चाहते हैं उनके लिए बताता हूँ, 20 साल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको अगर बॉडी एज कम कर लेंगे तो। लाइफ बढ़ जाएगी, मतलब लाइफ बढ़ जाएगी। लॉन्जिविटी कॉन्सेप्ट, माइकल रॉजन एक अमेरिकन क्लीवेलैंड क्लिनिक में वेलनेस प्रोग्राम का चीफ है, उसकी बॉडी एज क्रोनोलॉजिकल एज 76 है, बॉडी एज 52 है। उसने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया है और अमेरिका में तहलका मचा दिया है। माय गॉड, जागरूक हो गए हैं। हमें भी जागरूक होना है, क्यों नहीं हो। हमारे भारत की परंपरा रही योग सभ्यता, ये हमारी परंपरा थी, हम जागरूक हों। मतलब बेसिकली ओवरऑल बातचीत में ये है कि आपको जागरूक होना होगा और खुद के लिए सोचना होगा। बिल्कुल, जब सोचना शुरू करेंगे तभी बीमारी आउट। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने वक्त दिया और इतनी सारी बातें बताई। और उम्मीद करते हैं कि जिस बात से मैंने शुरू किया था कि डॉक्टर के पास कम जाना पड़े, यानी आप उतने ही स्वस्थ रहें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से हम मुलाकात करते रहेंगे।